नमस्कार। परिवर्तन क्लासेस मगहर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पिछले क्लास में हमने पढ़ा था भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रस्तावना कब और किसके द्वारा स्वीकार की गई थी, कब स्वीकार की गई थी, प्रस्तावना का आधार कब था। तो हमने बताया था कि प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा सबसे अंत में स्वीकार किया गया था। प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा सबसे बाद में स्वीकार किया गया था। और हमने बताया था कि प्रस्तावना का आधार क्या था। तो प्रस्तावना का आधार था पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश उद्देश्य प्रस्ताव था। प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है या नहीं है, इस पर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रस्तावना संविधान का अंग है, यह बात माना गया था केशवानंद भारती केस में। उसके पहले इन रिबेरुबारी केस में न्यायालय ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है। लेकिन बेरुबारी केस के निर्णय को पलटते हुए केशवानंद भारती केस में यह निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसके अलावा क्या प्रस्तावना में संशोधन संभव है? तो केशवानंद भारती केस में ही न्यायालय ने निर्णय दिया था कि चूंकि प्रस्तावना भी संविधान का अंग है, इसलिए प्रस्तावना में भी उसी प्रकार संशोधन हो सकता है जिस प्रकार संविधान के अन्य उपबंधों में, यानी प्रस्तावना में भी संशोधन संभव है। इसके अतिरिक्त हमने देखा था कि विभिन्न संविधान शास्त्रियों द्वारा प्रस्तावना पर कमेंट किया गया था, अपने अपने कमेंट प्रस्तुत किए गए थे। आज हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना में क्या क्या उद्देश्य निहित हैं या प्रस्तावना में निहित उद्देश्यों को बारे में जानेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना में निहित उद्देश्य 42वें संविधान संशोधन की अगर बात करें, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 4 नए शब्द जोड़े गए। अभी तक केवल एक बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, और वो प्रस्तावना में संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जिसके माध्यम से प्रस्तावना में 4 नए शब्द जोड़े गए। 4 नए शब्द जोड़े गए। एक शब्द था समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, और तीसरा तथा, और चौथा शब्द था अखंडता। ध्यान रखिए, सवाल पूछा जाता है कि संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कितने नए शब्द जोड़े गए, तो लोग केवल 3 शब्दों पर ध्यान देते हैं। एक समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा अखंडता। लेकिन ये भूल जाते हैं कि चौथा शब्द था तथा, यह भी जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इसलिए इसे भी गिना जाता है। और इसको लेकर 4 नए शब्द हो जाते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, तथा, और चौथा शब्द था अखंडता। ये 4 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर या उसके प्रतिवेदन पर किया गया था। इसलिए चूंकि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उससे भारतीय संविधान में भारी फेरबदल किया गया था। बहुत से नए उपबंध जोड़े गए थे, बहुत से उपबंधों में संशोधन किया गया था। इसलिए जो स्वर्ण सिंह समिति का प्रतिवेदन था, उस प्रतिवेदन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है या संक्षिप्त संविधान कहा जाता है, क्योंकि इस संशोधन द्वारा संविधान में बहुत सारे नए उपबंध जोड़े गए थे और भारी फेरबदल किया गया था। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रस्तावना में निहित उद्देश्य, या प्रस्तावना के द्वारा भारतीय संविधान निर्माताओं के मन में जो उद्देश्य थे प्रस्ताव संविधान के, उनका निर्वचन या उनकी व्याख्या की गई है प्रस्तावना के अंतर्गत। एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रस्तावना में निहित प्रथम उद्देश्य है, संविधान का स्रोत जनता है।
संविधान का स्रोत जनता है, क्योंकि प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है इस वाक्य से कि हम भारत के लोग। यानी अगर सवाल पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के तहत शक्तियों का या संप्रभुता का स्रोत कौन है, तो संप्रभुता का अंतिम स्रोत जनता है, क्योंकि जनता द्वारा ही इस संविधान को अंगीकृत और आत्मर्पित किया गया था। इस संविधान को अंगीकृत और आत्मर्पित किया गया था। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत के संविधान को अंगीकृत और आत्मर्पित करते हैं। यह वाक्य यह दर्शाता है या यह इंडिकेट करता है कि अंतिम शक्ति पूर्ण रूप से भारतीय जनता के पास है। प्रस्तावना द्वारा संप्रभुता के अधिवास की समस्या को समाप्त कर दिया गया है। यानी प्रस्तावना यह निर्धारित कर देता है कि अंतिम शक्ति किसके पास है या संप्रभुता का अधिवास किसके पास है, तो संप्रभुता का अधिवास भारत की जनता के पास है। दूसरा उद्देश्य है शासन के ध्येयों की घोषणा। शासन के ध्येय हैं, शासन की प्रस्तावना के अनुसार हमारे गणतंत्र के 4 ध्येय हैं, या भारतीय प्रस्तावना के अनुसार 4 ध्येय हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व, जिनकी व्याख्या या जिनका वर्णन भारतीय संविधान में अलग अलग उपबंधों में किया गया है। यानी आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा कि प्रस्तावना के अंतर्गत भारत में शासन के कितने ध्येय या उद्देश्य बताए गए हैं, तो 4 उद्देश्य बताए गए हैं। पहला उद्देश्य न्याय, यानी भारत के जनता को समान रूप से न्याय वितरित किया जाएगा, समान रूप से उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, समानता का अधिकार होगा, तथा भातृत्व यानी कि भाईचारे को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त तीसरा जो उद्देश्य है वह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत के आंतरिक तथा विदेशी मामलों में भारतीय सरकार सार्वभौम तथा स्वतंत्र है। कहने का मतलब है कि चाहे आंतरिक मामला हो, चाहे वैदेशिक मामला हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय मामला हो, भारतीय सरकार या भारत शासन हर स्तर पर निर्णय लेने के लिए संपन्न है, प्रभुत्व संपन्न है। अगला है लोकतंत्रात्मक संविधान। लोकतंत्रात्मक संविधान, लोकतंत्रात्मक संविधान का अर्थ है कि यहाँ का शासनाध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। शासनाध्यक्ष ध्यक्ष का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है। अगर किसी देश में किसी शासन के या सरकार का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है तो उसे लोकतंत्रीय प्रणाली कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। भारत में प्रथम लोकतंत्र माना जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। 5वां उद्देश्य है गणराज्य। राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। ध्यान से सुनिए, गणतंत्र एक शब्द होता है रिपब्लिक, गणतंत्र, जिसके बारे में हम पिछले क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं कि गणतंत्र या रिपब्लिक किसे कहते हैं। तो गणतंत्र या रिपब्लिक, उस गणतंत्र या रिपब्लिक का मतलब है उस देश को गणतांत्रिक देश कहते हैं जिसके राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। वह निर्वाचन चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, अगर राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित है तो वह देश गणतंत्र कहलाता है। जैसे हम बात करें भारत की, तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष हमारा राष्ट्रपति होता है और इस राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसलिए हमारा देश क्या है, हमारा देश गणतंत्र है। इसी प्रकार अमेरिका भी गणतंत्र है, क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति होता है और उसका निर्वाचन भी जनता द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन गणतंत्र न होकर के राजतंत्र है। क्यों? क्योंकि वहां का जो शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वहां का क्राउन या राजा होता है, और यह राजा निर्वाचित न होकर के वंशानुगत होता है। यानी वंशानुगत का मतलब है कि राजा का पुत्र या उसका उत्तराधिकारी ही अगला राष्ट्राध्यक्ष होगा।
इसलिए ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। अगला उद्देश्य है न्याय। भारतीय संविधान में या प्रस्तावना में अगर बात की जाए तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों की घोषणा की गई है। एक सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। यानी भारतीय संविधान का जो उद्देश्य है वह अपने देश के समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय को प्राप्त कराना है। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। अगला उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना। यह संकल्पना नीति निदेशक तत्वों में या विशेष रूप से अनुच्छेद 38 में विद्यमान है। जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ते हैं, नीति निदेशक तत्व पढ़ते हैं, तो उसमें भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में दर्शाया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब यह है कि जिसमें सरकार अपने देश की जनता के हितों के लिए कार्य करती है, लोक कल्याण के लिए कार्य करती है। अगला उद्देश्य है स्वतंत्रता। संविधान में प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय जनता को 4 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त कराई गई है। पहला है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता एवं उपासना की स्वतंत्रता। 4 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। कौन कौन? विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मूल अधिकारों के तहत इनकी व्याख्या की गई है और सभी नागरिकों को, सभी व्यक्तियों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें नागरिक स्वतंत्रता की, तो नागरिक स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, भाषण, संघ और संपत्ति की स्वतंत्रता है। राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करें, राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मतदान का अधिकार, प्रतिनिधियों के चुनाव का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, किसी सार्वजनिक पद को ग्रहण करने का अधिकार, सरकारी नीतियों की आलोचना करने का अधिकार, ये सब राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता मतदान, यानी आप एक निश्चित उम्र के बाद, यानी भारत में निश्चित उम्र है 18 वर्ष, 18 वर्ष के बाद आप मतदान के योग्य हो जाते हैं, प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं, स्वयं भी निर्वाचित हो सकते हैं किसी पद के लिए। एक निर्धारित आयु पूरी करने के बाद आप किसी सार्वजनिक पद पर पहुंचने के लिए स्वयं भी चुनाव लड़ सकते हैं। सरकारी नीतियों की आलोचना करना आपका क्या होता है? एक राजनीतिक अधिकार होता है। आगे है पंथ निरपेक्षता। सबसे आलोचित शब्द है या भाग है संविधान का पंथ निरपेक्षता। इस पंथ निरपेक्षता को इन SR बॉम्बई वर्सेज भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार के केस में इसकी व्याख्या की गई है। यानी सवाल पूछा जाता है कि किस केस के अंतर्गत या किस वाद में पंथ निरपेक्षता की व्याख्या की गई है, तो पंथ निरपेक्षता की व्याख्या की गई है SR बॉम्बई वर्सेज भारत सरकार केस 1994 में मुख्य रूप से, और संतोष वर्सेज मानव संसाधन विकास मंत्रालय 1994 में। SR बॉम्बई बनाम भारत संघ के वाद में पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है पंथ निरपेक्षता, जिसमें किसी भी हाल में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक केशवानंद भारती केस के निर्णय को न पलटा जाए। क्यों? क्योंकि केशवानंद भारती केस में ही यह कहा गया था कि संसद संविधान के किसी भी अंग में परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके आधारभूत ढांचे में कोई छेड़छाड़ या कोई परिवर्तन नहीं करेगी। तो पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान का एक आधारभूत ढांचा है, और यह कहा गया किसमें? SR बॉम्बई बनाम भारत सरकार के वाद में। अब सवाल यह है कि पंथ निरपेक्षता है क्या? पंथ निरपेक्षता को कभी कभी धर्मनिरपेक्षता भी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्षता भी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का अर्थ है
कि भारत राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अपना कोई धर्म नहीं होगा। ना ही भारत सरकार या भारत के जितने भी प्रशासक हैं किसी धर्म को प्रश्रय देंगे, ना किसी धर्म की आलोचना करेंगे, सबको समान भाव से देखेंगे। चूंकि जो धर्म निजी मामला होता है, इसलिए पंथ निरपेक्षता के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यही कहलाता है क्या? धर्म निरपेक्षता। ठीक, या उसी को कहा जाता है पंथ निरपेक्षता। अगला है समता। अगला उद्देश्य है समता और एकता एवं अखंडता, जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निहित उद्देश्य है। बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। भाईचारा, सभी मनुष्य जन्म से ही गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र और समान है। यह बात कही गई है मानवाधिकारों की घोषणा 1948 के अंतर्गत, और इसको भारतीय संविधान द्वारा, भारतीय संविधान सभा द्वारा भी क्या किया गया था, इसको स्वीकार किया गया था और उसको बंधुत्व के रूप में जोड़ा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। प्रस्तावना पर फ्रांसीसी अधिकारों के घोषणा पत्र, अमेरिकी मौलिक अधिकारों के घोषणा पत्र तथा फ्रांसीसी अधिकारों के घोषणा पत्र और अमेरिकी अधिकारों के घोषणा पत्र का प्रभाव पड़ा है। फ्रांसीसी अधिकारों का जो घोषणा पत्र है उसमें स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तित्व के अधिकार की बात की गई है। अमेरिकी घोषणा पत्र में वैयक्तिक स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है। इसके साथ साथ रूसी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र का भी प्रभाव पड़ा है, जिसमें मुख्य रूप से आर्थिक समानता की बात कही गई है। इन बेरुबारी केस 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। यह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, यह बात कही गई थी इन बेरुबारी केस में। इन बेरुबारी केस में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने इन बेरुबारी केस के निर्णय को पलटते हुए यह कहा था कि उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है। उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, यह भी कहा गया था किसमें? केशवानंद भारती केस में। और उसी में कहा गया था कि मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। संविधान के निर्वचन में उद्देशिका का महत्व है, अर्थात निर्वचन का मतलब होता है व्याख्या। व्याख्या यानी जब भी संविधान में कहीं व्याख्या का प्रश्न आएगा, निर्वचन का प्रश्न आएगा, तो वहां मदद ली जाएगी किसकी? प्रस्तावना की। इसीलिए कहा गया है कि संविधान के निर्वचन में उद्देशिका का अपना महत्व है। इसके अलावा उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है। उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है, कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, किसी भी न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण केशवानंद भारती केस में किया गया था। विश्व का अगर देखा जाए प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन है, तो विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है अमेरिका। पंथ निरपेक्षता की बात अगर किसी देश में सबसे पहले की गई थी तो वह की गई थी अमेरिका में। और आखिरी पॉइंट जो बार बार पूछा जाता है कि हमारा देश कब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ था या बना था, तो यह बना था 26 जनवरी 1950 को। और अगर यह पूछा जाएगा कि यह कहाँ लिखा हुआ है, तो यह लिखा हुआ है हमारे संविधान की प्रस्तावना में कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि बाह्य और आंतरिक मामलों में समस्त निर्णय लेने की शक्तियां भारत सरकार के हाथ में है। लोकतांत्रिक का मतलब यह है कि सरकार का निर्वाचन भी भारतीय जनता द्वारा किया जाता है। गणराज्य का अर्थ वही है कि राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन भी
भारत की जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। इस प्रकार हमने आज बात की उद्देशिका के बारे में। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं और इसके साथ साथ भारतीय संविधान के स्रोत। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और अगर क्लास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।